सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आप लोग वीडियोज़ को बहुत ही प्यार दे रहे हैं। आप लोग प्लीज़ उसको लाइक किया कीजिए। व्यूज़ तो आ रहे हैं बट लाइक और कमेंट नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं, कहीं पे कुछ दिक्कत है तो उसको कमेंट करके बताया कीजिए और लाइक किया कीजिए वीडियो को, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम आगे आने वाले दिनों में आप लोग को अच्छे से और पढ़ा सकें। यही प्यार है जो एक टीचर को कुछ अलग करने के लिए मजबूर करता है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो। आज की सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख और उनके तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बौद्ध स्तंभ की। तो बौद्ध स्तंभ मध्य प्रदेश से मिला है, भरहुत से। ये काल है इस समय शुंग काल, जबकि संबंध जो व्यक्ति है इससे वो है राजा वासुदेव। और शुंग वंश का प्रारंभिक स्रोत इसी बौद्ध स्तंभ से मिलता है जो भरहुत स्थल से मिला है। गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है, जहाँ सांची स्तूप है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और ये भी शुंग द्वितीय के समय काल की बात करता है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं भागभद्र। यहाँ पे नैतिक शिक्षा की युक्ति द्वारा आत्मसंयम व त्याग तथा सतर्कता जो होती है, तीनों में नैतिक स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी जो भी नैतिक कार्य हैं वो स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है। यहाँ पे ये बातें परिलक्षित होती है गरुड़ स्तंभ में। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें हम लोग तो यह स्तंभ लेख है और प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग अब फिर से प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ से संबंधित है, गुप्तकालीन है तथा समुद्रगुप्त के विषय में इसमें बातें हैं। समुद्रगुप्त के समय प्रकाशन हुआ इसका 1834 ईस्वी में। जब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अन्वेषण करता है इंडिया में, उन लोगों ने इसको खोजा। यशोगान जिसकी रचना हरिसेन ने किया था। तो हरिसेन ने ये जो युद्ध होते थे उसके विजयगान की बातें लिखी हैं हरिसेन ने इसमें। वहीं एरण अभिलेख है, स्तंभ लेख है, जो एरण यानी मध्य प्रदेश में है, गुप्तकालीन है, समुद्रगुप्त के समय की है। और इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की सूचना ये देता है। यह वैधर्मी शैली में है। अब ये वैधर्मी शैली हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कौन सा स्तंभ लेख है जो वैधर्मी शैली में है। तो क्या हो जाएगा वो एरण स्तंभ लेख। कहाँ से मिला है? एरण जगह का नाम है मध्य प्रदेश में। कौन से काल में मिला है हम लोग को, कौन से काल का है ये? तो गुप्तकालीन। ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा उत्तर प्रदेश से। मथुरा कमेंट करके बताइए यहाँ पे कौन सा क्रूर शासक हुआ करता था द्वापर काल में। तो द्वापर काल का समय याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय यहाँ का शासक कौन था? गुप्तकालीन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात है। प्रथम गुप्त अभिलेख जिसमें गुप्त संवत का सबसे पहला वर्ष वर्णित है। वैष्णव धर्म गुप्त सम्राट का धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है और माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन भी इसमें मिलता है। महरौली स्तंभ लेख, महरौली दिल्ली में है, गुप्तकालीन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समयकालीन का जिक्र होता है इसमें। मूलतः ब्यास के समीप विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है और तत्कालीन धातु विज्ञान का उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों को जीतने तथा बाल्टिकों पर
विजय प्राप्त करने के विवरण से संदर्भित है। महरौली अभिलेख। विल्सर अभिलेख की बात करें तो ये विल्सर एटा में है, गुप्तकालीन है और कुमार गुप्त प्रथम के समय की बात इसमें है। कुमार गुप्त प्रथम का प्रथम लेख जिसमें गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण मिलता है। कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख भी इसमें मिलता है। वहीं भीतरी अभिलेख की बात करें हम लोग तो भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गुप्तकालीन ये स्तंभ लेख है। स्कंद गुप्त इस समय शासक हुआ करते हैं। हुणों से किए गए स्कंद गुप्त के पराक्रमी युद्ध एवं उनके द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख इस भीतरी अभिलेख से मिलता है। यानी हुण आक्रमण जब हुआ था तो स्कंद गुप्त ने जब उनको पछाड़ दिया था और खदेड़ने की जो बात आती है भारत से, वो सारी बातें भीतरी स्तंभ लेख में मिलती हैं। वहीं बिहार स्तंभ लेख है। बिहार शरीफ पटना मुगलकालीन गुप्तकालीन ये अभिलेख है और स्कंद गुप्त के समय की ही बात है। इस समय स्कंद गुप्त जो होते हैं वो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और इस समय और क्या होता है तो स्तूप का निर्माण करवाते हैं और उसी स्तूप में लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था। वहीं बात करें अगर हम लोग ऐरन स्तंभ लेख की, ऐरन सागर में है। सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश। जब रायसेन से आगे बढ़िएगा तो आएगा ऐरन जगह सागर। गुप्तकालीन और बहुगुप्त इसके इस समय शासक थे। इसमें चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण और भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु धन्य विष्णु का ध्वज स्तंभ के निर्माण का प्रस्तुत करते हैं वर्णन। सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक जो स्रोत है वो यही है, ऐरन अभिलेख। तो सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये सभी कहाँ से आए हैं? ऐरन अभिलेख से। ऐरन स्तंभ लेख की बात करें तो और इससे कुछ बातें निकल के आती हैं गुप्तकालीन, लेकिन ये भानुगुप्त के समय की बात है जब महान पराक्रमी गोप राजा के रणभूमि में शहीद हो जाने पर उसकी पत्नी द्वारा अपने पति का चीता पर सती होने का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो प्रथम बार सती जो प्रथा थी वो कहाँ शुरू होती है? तो गुप्तकालीन भानुगुप्त के समय में, और इसका संदर्भित जो स्तंभ लेख है वो है ऐरन अभिलेख। कौन होता है? तो वहाँ पे राजा होते हैं गोप राजा, वे शहीद हो जाते हैं तो उनकी पत्नी जो होती है वो चीता पर, जलती चीता पे प्राण देह त्याग कर देती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग तालगुंडा स्तंभ लेख। सिमोगा मैसूर में ये है, गुप्तकालीन है। शांति वर्मन और मयूर शर्मन के समय की बात है। दक्षिण के कदम्बों के इतिहास का अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें रचयिता कवि जो हैं कुब्ज का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे कुब्ज जो होते हैं कवि होते हैं। यहाँ भाषा और लिपि में अंतर हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। उसी के संदर्भ में कुछ और बातें हैं जिसको जान लेना उचित है। तो भाषा जो होती है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साधन होती है। वहीं लिपि जो होती है उस भाषा को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए जिन सिंबल्स का इस्तेमाल होता है वो लिपि होती है। बहुत सारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद कुछ और बातें हैं जो हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पे। जैसे मुद्राओं के भी माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं का हमें पता चलता है। जैसे जिस प्रकार स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, उसी प्रकार तो प्राचीन का जो समय है उसमें अधिकांश मोहर या धातुओं की बनाई जाती थी।
सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यानी भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जो हैं जेम्स प्रिंसेप को माना गया है। अब कुछ शासक हुए हैं और उनके समय जो जारी किए गए हैं सिक्के, उनके बारे में जानते हैं हम लोग। जैसे जहाज के चित्र युक्त जो सिक्के थे ये यज्ञश्री सातकर्णी के समय हुआ था। वहीं धर्मचक्र युक्त कांस्य मुद्रा जो थी मीनांडर के समय ये लागू की गई थी। वहीं अगर बात करें हम लोग भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने के संदर्भ में, तो बीम कडफिसस जो थे इनके समय ये सिक्के जारी हुए थे। प्रथम स्वर्ण सिक्के शिव स्कंद विष्णु आकृति युक्त जो सिक्के थे वो होविस्क के समय में जारी हुए थे। वहीं अगर बीना बजाते हुए चित्र के साथ जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त ने जारी करवाए थे। मयूर आकृति वाले सिक्के जो हैं वो कुमारगुप्त के समय में जारी हुए थे। वहीं बैल आकृति शैव सिक्के जो हैं ये स्कंदगुप्त के समय जारी हुए थे। मयूर पर सवार कार्तिकेय जो भगवान हैं वो स्कंद सिक्के जो हैं कुमारगुप्त प्रथम के समय जारी हुए थे। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गोरी ने जारी करवाए थे। टकसाल अंकित सिक्के इल्तुतमिश ने जारी करवाए थे। और इल्तुतमिश के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट शासक है जिसने कुतुब मीनार को संपूर्ण करवाया था, उसके कार्य को संपूर्ण करवाया था। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के अकबर के द्वारा। वहीं राम व सीता अंकित सिक्के अकबर के द्वारा। बाज व तिथि अंकित सिक्के जो हैं ये स्वर्ण सिक्के अकबर के द्वारा। वहीं आना अंकित सिक्के शाहजहाँ के द्वारा। हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर के द्वारा। और हिंदू देवी देवता व हिंदू संवत अंकित सिक्के टीपू सुल्तान के द्वारा। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको जान लेते हैं। जिन सिक्कों पर व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थीं, उन्हें पंचमार्क यानी आहत सिक्का कहा जाता था। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख व तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव रखी। तो यूनानी शासक जो हुए हैं वे लोग सिक्कों पर लेख व तिथियां उत्कीर्ण करना शुरू किया, यानी छपवाना टकसाल में शुरू किया। उसके पहले सिर्फ इसमें आकृतियाँ विद्यमान होती थी। वहीं मौर्य शासक जो थे वो सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, जबकि मौर्य शासकों ने सबसे ज़्यादा सिक्के। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। तो यहाँ शुद्ध की बात थी और यहाँ पे सर्वाधिक सिक्के की, सोने के सिक्के की बात थी। सतवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो सतवाहन वंश जो शासक है इस समय के, वे लोग शीशे के सिक्के जारी करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्मारक व भवन। विभिन्न स्मारकों के माध्यम से भी तत्कालीन समाज की धार्मिक व आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों का बोध प्राप्त होता है। जैसे मोहनजोदाड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता के संदर्भ में पता चला था। तो मोहनजोदाड़ो का साइट आप लोग देखेंगे पाकिस्तान के पास है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता यहीं है। दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थान पर जब खुदाई हुई तो ये मेरा अलार्म था, 6:30 हो चुका है सुबह के। खुदाई होती है तो रोम भारत के वाणिज्यिक संबंधों का पता चलता है कि रोम और भारत में जो व्यापारिक संबंध थे उसका पता चलता है अरिकमेडु नामक स्थान पर खुदाई से। फिर हम लोग मूर्तियों के बारे में जिक्र करते हैं कि मूर्तियों से क्या कुछ हमें प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में आरंभ होता है। कुषाण काल याद रखेंगे हम लोग। कुषाणों
गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल से में निर्मित मूर्तियाँ जो हैं उसमें विकास जो हुआ है जनमान्य के रूप में हुआ है, जनमान्य के द्वारा हुआ है। जनमानस जो थे उनकी धार्मिक भावनाओं पर विशेष योगदान दिया गया है, यानी उन लोगों ने इसमें विशेष योगदान दिया है। कुषाणकालीन मूर्तियों व गुप्तकालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है, तो बहुत थोड़े से डिफरेंसेस हैं। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। वहीं कुषाणकालीन मूर्तियों की बात करें हम लोग तो विदेशी प्रभाव से युक्त थे। तो कुषाण काल में जो मूर्तियाँ बनी हैं वो विदेशी प्रभाव, यानी इस समय विदेश के फॉरेन जो राइटर्स थे, फॉरेन स्कल्पचर्स थे, वे लोग इंडिया में आ चुके थे। वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियाँ जो है वो स्वाभाविकता से परिपूर्ण हैं, यानी इसमें नेचुरलिटी है। भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती में मूर्तियाँ मिली हैं और मूर्तियों में जन सामान्य के जीवन के अति सजीव स्वरूप प्रस्तुत की गई हैं। तो इन मूर्तियों में हम लोग देखते हैं कि ये जन सामान्य जो लोग थे उनके विषय में भी चीज़ें हैं। चित्रकला की बात करें हम लोग तो चित्रकला से बीते समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। अजंता, एलोरा जाइएगा आप लोग, अजंता जाइएगा, बोधगया जाइएगा, तो यहाँ पे जो गुहा लेख है, यहाँ पे जो पत्थरों पे चित्रें अंकित की गई हैं, उन सब से उस समय समकालीन जो मानवीय भावनाएं थी वो प्रतीत होती हैं हम लोग को। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। यहाँ राजकुमारी हैं, माता और शिशु हैं, ये सभी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी और उनके शिशु राहुल तथा उनकी पत्नी जब मरणशील अवस्था में है, यानी भगवान बुद्ध जब संन्यास ले लेते हैं, चले जाते हैं वन में, तो राजकुमारी की हालत ऐसी होती है कि वो मरणशील अवस्था में चली जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं विदेशी विवरण में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूनानी लेखकों की। एक नंबर पे आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी और इसमें प्रथम ये पुस्तक है जिसमें इतिहास लिखा गया। वहीं मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और यहाँ पे इन्होंने इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राप्य है, परंतु इसके उद्धरण कहीं कहीं हम लोग को देखने मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि कुछ अज्ञात लेखक भी हुए हैं। जैसे एक अज्ञात यूनानी लेखक हैं, उनका कुछ आइडिया नहीं है। तो ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों तथा प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एडिथेरियन सी यानी लाल सागर का विवरण में दिया गया है। कैसे ट्रेडिंग होती थी और लाल सागर यहाँ पे, जैसे आप लोग जानते हैं कि 1869 में स्वेज नहर बनता है। उसके पहले कैसे ट्रेडिंग जो थी केप ऑफ गुड होप के जरिए, यानी साउथ अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से होते हुए अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर से होते हुए जो ये वाला हिस्सा है मॉरिशस का, वहाँ उस साइड से व्यापार के लिए रास्ते थे। फिर लाल सागर का विवरण ये देते हैं पेरिप्लस ऑफ द एडिथेरियन सी में। तो ये इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं टॉलमी की बात करें हम लोग तो टॉलमी की ज्योग्राफी किताब आती है 150 ईस्वी के आसपास, और प्राचीन इतिहास भूगोल जो होता है उसका वाणिज्य यानी इकोनॉमिकल जो जानकारी है
इस पुस्तक में हम लोगों को देखने मिलता है। वहीं बात करें हम लोग स्ट्रैबो की, तो स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण के जो विवरण थे उसको काल्पनिक माना। तो मेगास्थनीज जो था, इंडिका लिखा था, उसके काल को, उसके विवरण को, उसकी बातों को इन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है, इसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ देख करके लिखा नहीं है, जो मन में आया वो लिख दिया है। फिर हम लोग बात करते हैं रोमन लेखकों की। इसमें पहला नाम है प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी और ये भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है ये पुस्तक। चीनी लेखकों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम क्या है, फाहियान। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों के दर्शन के लिए आते थे यहाँ पे। तो इनका मेन उद्देश्य था आकर के बौद्ध धर्म है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यहाँ के तीर्थों का भ्रमण करना। उसमें एक नाम आता है पहला फाहियान का। तो फाहियान आते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और उन्होंने फू कोकी की रचना की, यानी ये पुस्तक है, ये बुक है जो उन्होंने लिखी। इसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। फिर आते हैं वेनसांग। इनको कहीं कहीं इनके नाम युआन ट्वांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईसा पूर्व में भारत आए और सीयूकी की रचना की। इनकी पुस्तक का नाम था सीयूकी। वेनसांग के मित्र विली ने वेनसांग की जीवनी लिखी थी। तो विली जो थे ये अपने मित्र वेनसांग या युआन चांग की जीवनी लिखी थी और इसमें इन्होंने दिखाया कि हर्षकालीन जो बातें, वे बातें राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज व समाज से भी संबंधित है। फिर आते हैं इत्सिंग। इत्सिंग आते हैं 7वीं शताब्दी में भारत और वह नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण करते हैं इत्सिंग और यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर अरबी लेखकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं सुलेमान। वह 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और पाल तथा प्रतिहार शासकों के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो संबंध था, उसके विषय में इन्होंने अपनी किताब में लिखी। जब अलबरनी आते हैं तो ये महमूद गजनवी के समकालीन होते हैं और इन्होंने तहकीकात ए हिंद या किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया इन्होंने। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है, तहकीकात ए हिंद या किताब उल हिंद। आधुनिक लेखकों की में बात करें तो 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद होता है और मनुस्मृति जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है और इसका नाम होता है अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। तो मनुस्मृति का अनुवाद 1776 में होता है और इसी समय एडम स्मिथ क्या लिखे होते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आप लोगों को, उसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। सर विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तब विलियम जोन्स का नाम याद इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो कुछ वर्ष बाद, इसके कितने वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद है ना, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। फिर विल्किंस होते हैं जो 1785 में
भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। वहीं विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये प्राचीन भारत के सुव्यवस्थित इतिहास को प्रस्तुत करती है पुस्तक। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ की किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भारतीय समाज सुव्यवस्थित अवस्था में था, इसके बारे में ये लिखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं A.L. वैसम। तो A.L. वैसम ने वंडर डैट वाट वाज इंडिया के बारे में जिक्र करते हैं। यानी अपनी पुस्तक में ये अपनी पुस्तक वंडर डैट वाज इंडिया, ये इस पुस्तक में लिखते हैं कि इंडिया किस तरह से अजूबा था, वंडर था। वहीं D.D. कौशाम्बी की कृति है कृति एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं D.D. कौशाम्बी। प्राचीन इतिहास के विषय में जानने का ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अब कुछ हम लोग यहाँ पे मुस्लिम अरबी लेखकों का संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। जैसे पहला देखिए आप लोग, इब्ने खुर्दादब 864 ईस्वी में, ये इनका समय काल है जब ये रचनाएं करते हैं किताबुल मसालिक बल ममालिक का। इसमें 9वीं शताब्दी के समय जो राजनीतिक, सामाजिक व संचार मार्गों व राज्यों का वर्णन है उसको प्रस्तुत करते हैं। वहीं सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में सिलसिला उततवारिख जो है रचना करते हैं इसकी। इन्होंने जो राजपूत राज्यों का वर्णन किया और बंगाल के प्रसिद्ध मखमल की गुणवत्ता के बारे में कहा। यानी पूरा जो थान अंगूठी के छेद से गुजर जाता है, यानी इतना मुलायम होता है कि उसको ऐसे, इतना मोटा है लेकिन मसलिए तो वो इतना सा होगा, पतला सा हो जाएगा, है ना। यह फारस की खाड़ी से होकर के भारत व चीन की यात्रा करने वाले अरबी लेखक थे। वहीं अगर बात करें हम लोग अल बिलादुरी की, तो ये 9वीं शताब्दी में फतुहुल बुल्दान की रचना करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण और बिंदुओं की एकता के फलस्वरूप अरबों का जो भारत पे अनेक प्रदेश छोड़ने का उल्लेख मिलता है उसके बारे में बताते हैं। अल-मसूदी की बात करें 957 में महरुल जहान के बारे में ये बताते हैं। यह इनकी पुस्तक की रचना क्या है, महरुल जहान। यह बगदाद के रहने वाले थे। इन्होंने इराक, भारत, एशिया माइनर, अफ्रीका, सूडान, चीन, आर्मेनिया, तिब्बत आदि देशों का भ्रमण किया और प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविकता, शत्रुता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वर्णन भी किया। वहीं बात करें हम लोग अल-बरूनी की, तो ये अबू रेहान मोहम्मद बिन अल-बरूनी के नाम से भी जाने जाते हैं। 1024 से 1030 ईस्वी के आसपास इनका समय काल रहा है। इन्होंने तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद की रचना की थी। यह महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ आक्रमण के समय भारत आए। यह महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद थे जिन्होंने 4 जातियों का उल्लेख किया और कहा कि यहाँ पे शूद्रों का सबसे बृहद सूची थी। ब्राह्मण हत्या को ब्रज हत्या की संज्ञा देकर महानतम अपराध की श्रेणी में रखा और इसने मृत्यु दंड से ब्राह्मणों को छूट होने का उल्लेख भी किया। तो ये बातें हैं अल-बरूनी से संबंधित। आज के वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है, बोलने का मन नहीं कर रहा। आप लोग इतना सारा देख लीजिएगा। कल मैं इस चीज़ का एक पिक्चोरियल रिवीजन करवाऊंगा जिसमें आप लोग सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ओके।